हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, विद्युत रसायन, लेसन नंबर 2 और आपकी 12th की एनसीईआरटी बुक नंबर 2, विद्युत रसायन। सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, विद्युत रसायन क्या होती है। तो इसका मतलब रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा के बीच में संबंध क्या है और एक दूसरे में अंतर परिवर्तन कैसे होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। विद्युत रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी तथा रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध तथा अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं विद्युत रसायन कहलाती है। विद्युत रसायन कहलाती है। कुल मिला के अपन बात करेंगे कि विद्युत रसायन की डेफिनेशन क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच में क्या संबंध होता है और ये एक दूसरे में किस प्रकार से परिवर्तित होती है, इन सब चीजों का अध्ययन हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यानी ये आपकी विद्युत ऊर्जा है और ये आपकी रसायन ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है और इन दोनों में अंतर परिवर्तन कैसे होता है, इसके अध्ययन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक लेते हैं अपन सेल, यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की एक भौतिक युक्ति होती है जिसको अपन कहते हैं सेल। तो वास्तव में सेल क्या होता है? वह भौतिक युक्ति जिसके द्वारा, नोट करो आप, वह भौतिक युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत सेल कहलाते हैं। विद्युत सेल या सेल कहलाते हैं।
कहने का मतलब सेल क्या होते हैं? सेल ऐसे उपकरण होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं, और ऐसे युक्ति को, ऐसे उपकरण को हम कहते हैं सेल। तो ये सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप से होते हैं ये। एक होता है विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, और दूसरे होते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, देखो विद्युत रासायनिक सेल है और दूसरे हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल के कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे गैल्वेनी सेल है, गैल्वेनी सेल है, वोल्टेइक सेल है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल। फर्स्ट, तो कोई आपसे पूछे कि सेल कितने टाइप के होते हैं, तो सेल दो प्रकार के हो गए, विद्युत रासायनिक सेल हो गए और दूसरे हो गए विद्युत अपघटनी सेल। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे अपन विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल। देखो सीधी सीधी बात है कि ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उन सेलों को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो आप नोट कर सकते हो, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। सबसे पहली तो बात ये ध्यान रखनी है कि ये सेल क्या करते हैं। ये सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। सेकेंड, अगर बात करें तो इन सेलों को सबसे पहले खोजा किसने था? एक साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम था एवोल्टा एल गैल्वेनी। तो इन्हें का मतलब इन सेलों को, इन्हें सर्वप्रथम एवोल्टा, सर्वप्रथम बात करेंगे एल गैल्वेनी व ए वोल्टा नामक वैज्ञानिकों ने खोजा था। इसलिए इन्हें गैल्वेनी सेल या वोल्टेज सेल भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल की बात करें, इनके कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो डेनियल सेल इसका एग्जाम्पल है। शुष्क सेल ये इसका एग्जाम्पल है। और बात करें तो इनमें जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है वो अलग अलग पात्रों में होती है, और इन सेलों में होने वाली जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है वो स्वतः होती है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आप इससे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट,
इन सेलों में होने वाली ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं अलग अलग पात्रों में होती है, अलग अलग पात्रों में होती है। सेकंड बात करेंगे, इनमें जो रिडक्स रिएक्शन होती है वो स्वतः प्रक्रम होती है। कुल मिला के इनमें रिडॉक्स रिएक्शन स्वतः होती है तथा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। पहली बात, इन्हें सर्वप्रथम किसने खोजा था? एल गैल्वेनी ए वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। इसलिए इन सेलों को हम गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल देखो, डेनियल सेल, शुष्क सेल होते हैं। इन सेलों में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगी वो अलग अलग पात्रों में होगी, और ये जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती है वो स्वतः होती है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट सेल लेते हैं अपन विद्युत अपघटनी सेल। नंबर 2, विद्युत अपघटनी सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी वे सेल जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ऐसे सेलों को हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो क्या लिख सकते हो आप? वे सेल जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल जो होते हैं वो एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। सेकेंड, इसके यूज की बात करें, उपयोग किसके उपयोग में आते हैं, तो ये सेल इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आते हैं, यानी कि विद्युत लेपन में। तो इनका उपयोग की बात करें तो ये विद्युत लेपन में इनका यूज किया जाता है कि विद्युत लेपन के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है? एक धातु पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। सेकंड बात करेंगे, ये धातुओं के शुद्धिकरण में, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातुओं के शुद्धिकरण में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये दूसरे प्रकार के सेल हो गए विद्युत अपघटनी सेल। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं हम
जो डेनियल सेल है उसकी बनावट के बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। डेनियल सेल, डेनियल सेल की बनावट। बनावट क्या है? डेनियल सेल बोल सकते हैं, गैल्वेनी सेल भी बोल सकते हैं इसको। इसकी बनावट कैसी होती है? तो देखो, सबसे पहले ध्यान देना, इसमें दो पात्र होते हैं। एक पात्र तो ये रहा, और सर पहला जो पात्र होता है उस पात्र में हम रखते हैं जिंक की छड़। ये जो छड़ आपको दिखाई दे रही है वो है जैडन की छड़, जिंक की छड़, जिंक की छड़ है। और ये जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन अपन लेते हैं, वो किसका लेते हैं? ZnSO4 का विलयन लेते हैं अपन। ठीक है, एक पात्र तो ये हो गया। एक दूसरा पात्र होता है, ये दूसरा पात्र है, और दूसरे पात्र में हम एक छड़ लगाते हैं, और ये छड़ होती है कॉपर की, तांबे की छड़। तो आप लिख सकते हो कॉपर की छड़। और ये कॉपर की छड़ जो होती है वो एक विलयन में डूबी होती है, कॉपर सल्फेट का विलयन, CuSO4 का विलयन। ठीक है, यहां से। और इन दोनों पात्रों को एक उल्टे यू आकार की नली के द्वारा मैं जोड़ देता हूं। तो इस नली को हम कहते हैं लवण सेतु। लवण सेतु। इस लवण सेतु में ऐसे विद्युत अपघट्य घुले होते हैं जिनके आयनों का वेग बराबर होता है। जैसे कि बात करें अपन, KCl हो सकता है, इसमें NH4Cl हो सकता है, ये कुछ चीजें याद रखोगे आप। और अगर विलयन, अगर विलयन इसमें होता है। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रोडों को मैं एक वोल्टमीटर से जोड़ देता हूं। ठीक है भैया, तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिंक का इलेक्ट्रोड, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड। जिंक का इलेक्ट्रोड जो होता है उसको हम एनोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसको एनोड कहते हैं इसको। और ये जो होता है माइनस चार्ज वाला होता है। ये वाला इसको कैथोड भी कहते हैं, और ये होता है वो प्लस चार्ज वाला होता है। इस पर हमेशा रिडक्शन होता है और इस पर ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे ये इसकी बनावट है। तो इस बनावट में देखोगे क्या होगा कि जैसे हमने तार के द्वारा इसको जोड़ा दोनों इलेक्ट्रोडों को, तो Zn से क्या हुआ? Zn ने इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn प्लस बना दिया, यानी यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो हुआ वो Zn से कॉपर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर हुआ? Zn से कॉपर की तरफ। और धारा का प्रवाह जो हुआ वो धारा का प्रवाह इधर हुआ, ये धारा का प्रवाह हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे एक बात समझ में आई कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह Zn से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होता है। Zn से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होता है। एक तो ये ध्यान रखना है। और विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह कहां से कहां होगा? कॉपर से Zn इलेक्ट्रोड की ओर होता है। तो ये इसकी एक स्ट्रक्चर थी, बनावट थी, कैसे हम
डेनियल सेल, गैल्वेनी सेल बनाएंगे तो क्या क्या सीखा आपने कि डेनियल सेल जो होता है, डेनियल सेल दो पात्र होते हैं। पहले पात्र में जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ होती है जिसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं। और दोनों पात्रों को हमने एक उल्टे यू आकार की नली जिसको लवण सेतु कहते हैं के द्वारा उसको कनेक्ट कर देते हैं। और लवण सेतु जो होता है उसमें KCl, NH4Cl, अगर अगर जिलेटिन्स ऐसा सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ होता है। तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट बात करेंगे। दूसरी बात, हम दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, एक वायर के द्वारा जोड़ते हैं। तो हम देखते हैं बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो Zn से कॉपर की ओर होता है, और धारा का प्रवाह जो होता है वो कैथोड से यानी कि कॉपर से Zn की ओर होता है। तो आप इसकी बनावट का, इसके स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। जो डेनियल सेल हमने अभी डायग्राम बनाया था, उस डेनियल सेल की थ्योरी कैसे लिखनी है, क्या क्या उसमें होता है, वो आप इसको थ्योरी में आप पढ़ सकते हैं। इसको देखो, मैंने बनावट के बारे में बताया था कि डेनियल सेल में दो पात्र होते हैं। प्रथम पात्र में Zn की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डुबोते हैं, और दूसरा पात्र जो होता है उसमें कॉपर की छड़ लेते हैं और कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं। इस प्रकार जो इस सेल का एक अर्ध सेल जो है वो तो है ZnSO4 इलेक्ट्रोड, और दूसरा अर्ध सेल है कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोड होते हैं। फिर इन दोनों अर्ध सेलों को लवण सेतु के द्वारा जोड़ने पर हमें संपूर्ण सेल प्राप्त हो जाता है। तो हमें एक पूरा सेल मिल गया। अब दोनों इलेक्ट्रोडों को हम क्या करते हैं, किसी तार के द्वारा जोड़ते हैं। तो बाह्य परिपथ में हम देखते हैं, बाह्य परिपथ में देखते हैं कि Zn से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर चलते इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और प्रथम अर्ध सेल में Zn क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn+2 आयन बनाएंगे, और दूसरे अर्ध सेल में जो Cu+2 आयन उपस्थित होते हैं वो आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और कॉपर धातु में बदल जाएंगे, और कॉपर धातु इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो सेल है डेनियल सेल, इसकी बनावट होगी। अब बात करते हैं सेल में रिएक्शंस कैसे होती है। तो सेल अभिक्रिया के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। देखो, डेनियल सेल के बारे में एक बात आपको और समझानी है कि ये शब्द याद रखना आप, लोन, ये शब्द आपको याद रखना है, लोन। इसका मतलब क्या है, एल का मतलब हो गया लेफ्ट, एल का मतलब हो गया लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, और लेफ्ट में क्या होगा, एनोड होगा। A4 क्या होता है, एनोड। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट साइड में होगा। और एन का मतलब होता है नेगेटिव, हमेशा एनोड जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है इन सेल्स के बारे में, इसकी बनावट में। एनोड हमेशा ऋणात्मक होगा और लेफ्ट साइड में होगा, और उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो हम डेनियल सेल की कुछ अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो डेनियल सेल्स की अभिक्रिया, तो डेनियल सेल की अभिक्रिया, तो डेनियल सेल की अभिक्रिया सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एनोड पर अभिक्रिया। नंबर 1, प्रथम अर्ध सेल अभिक्रिया लिख सकते हैं, या फिर लिखते हैं एनोड पर अभिक्रिया। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो आप यहां लिख सकते हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो एनोड किसका बना होता है, एनोड जिंक का। तो एनोड पर Zn जो होगा वो बदल जाएगा Zn+2 पर, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, यानी ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पे देखो मालूम पड़ गया Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि Zn की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। इसी प्रकार से दूसरी बात करते हैं अपन कैथोड पर
अभिक्रिया कैसी होगी? कैथोड पर हमेशा ध्यान रखना अपचयन होगा, तो यह लिख सकते हैं अपन अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया। अपचयन, अब अपचयन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो जो कॉपर प्लस आयन थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और ये बदल गए कॉपर धातु में, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो होती है वो कैथोड पर होती है। अब तीसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं कुल संपूर्ण सेल अभिक्रिया। संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिख सकते हैं अपन। देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल हो गए, इधर वाली चीज लेफ्ट राइट वाली राइट में लिख दो। तो क्या हुआ? Zn सॉलिड था वो कॉपर +2, ये एक्वस था आयन के रूप में है, फिर एरो का निशान, फिर Zn+2 एक्वस है, जो भी आयन है उनके साथ एक्वस लिखोगे, और कॉपर ये सॉलिड है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो संपूर्ण सेल रिएक्शन में Zn से क्या बन रहा है? Zn+2, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर प्लस आयन से बन रहा है कॉपर, यानी इसका अपचयन हो रहा है। तो आप डेनियल सेल के लिए ये सेल अभिक्रिया लिख सकते हो। प्रथम अर्ध सेल अभिक्रिया, द्वितीय अर्ध सेल अभिक्रिया, और दोनों को मिलाओगे तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया आपको प्राप्त होगी। तो प्लीज टेक के स्क्रीनशॉट। तो डेनियल सेल में हम जो यू आकार की नली काम में लेते हैं, यानी लवण सेतु के बारे में बात करेंगे। लवण सेतु क्या होता है? तो ये एक उल्टे यू आकार की कांच की नली होती है, जो अभी हमने डायग्राम में देखी थी, नली होती थी। और उसमें क्या होता है? उसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य भरे होते हैं। विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं? जो आसानी से आयनित हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, वो अपघट्य होते हैं। कौन कौन से विद्युत अपघट्य? KCl, KNO3, NH4Cl, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट आदि होते हैं। अगार अगार या जिलेटिन में भरे होते हैं ये, तो ये भरे होते हैं। अब लवण सेतु जो होता है उसके दोनों सिरों पर रुई के ढेले भी लगे हुए होते हैं। लवण सेतु में केवल वही विद्युत अपघट्य काम में लेते हैं जिनके आयन की जो चाल होती है या फिर उनका वेग होता है वो समान होता है। उन विद्युत अपघट्यों को हम इस लवण सेतु में यूज करते हैं। अब इस लवण सेतु का कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य दोनों विलयनों को मिश्रित होने से बचाने का काम करता है। दूसरी बात, ये दोनों अर्धसेलों को जोड़ने का काम करता है, और ये परिपथ को पूर्ण करता है, और दोनों अर्धसेलों की विद्युत उदासीनता को भी बनाए रखने में सहायता करता है। तो दीज आर फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज के बोर्ड व्यू से देखी जाए तो इम्पोर्टेंट है। कई बार लवण सेतु के बारे में पूछा गया है। लवण सेतु क्या काम करता है, लवण सेतु में कौन कौन से विद्युत अपघट्य काम में लेते हैं, तो ये सारे बोर्ड ऑफ व्यू की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। देखो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा जाता है कि अगर दोनों अर्ध सेल है तो आप लिख सकते हो दोनों अर्ध सेल में से किसी में भी दोनों अर्ध सेलों में से किसी में भी अगर आपके पास Ag+ आयन, Pb+2 आयन, Hg2+ आयन हो तो लवण सेतु में KCl का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये क्या करेंगे? AgCl, PbCl2 और Hg2Cl2 का अवक्षेप बना लेते हैं। अवक्षेप
बना लेते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर दोनों अर्ध सेलों में से किसी में भी अगर आपके पास Ag प्लस आयन Pb+2 Hg2+ आयन हो तो लवण सेतु में KCl का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये इससे क्रिया करेगा और क्रिया करके AgCl PbCl2 Hg2Cl2 का अवक्षय बना लेगा। तो एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इस पे आ रहा है, वो है डेनियल सेल का निरूपण। डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? निरूपण, निरूपण या इसको प्रदर्शन भी कहते हैं या इसका रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। तो डेनियल सेल में ध्यान देना, Zn बना होता है और किसके सॉल्यूशन में? ZnSO4 के विलयन में, ठीक है। और साथ में देखो यहाँ पे एक डबल लाइन होती है, वो लवण सेतु का होता है और इसमें ये कॉपर होता है, वो कॉपर सल्फेट के विलयन में होता है। तो ये इस प्रकार से आप इसका निरूपण कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया कैथोड, ठीक है। ZnSO4 के विलयन में। तो ये था डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेके आएंगे इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, किस प्रकार से इस लेसन के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। और इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, इसके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओके।